हाँ बोलिए। मैम जो सस्टेनेबल वाला जो क्वेश्चन था, हम्म। हम उसका हम कंक्लूजन लिख रहे थे, इसमें फॉल्ट बताइएगा ना मैम। आपने लिखा है कंक्लूजन? हाँ, अभी तुरंत तो आप मुझे ना टेलीग्राम पे भेजिए। ठीक है, तब तक हम मेन भेज बॉडी हम देखते हैं। भेज। फाइन। अच्छा, अब हम मेन बॉडी की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन और इंट्रो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। मेन बॉडी में क्या लिखना है? देखिए, मेन बॉडी में क्या लिखना है तो वो तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब आप समझ जाओगे आपको तभी पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को डायसेक्ट करोगे, ऐसे क्वेश्चन को डायसेक्ट करोगे, आपको जनरल कंपोनेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा दिस की कंपोनेंट इज जनरल वन, दिस कंपोनेंट दिस की कंपोनेंट इज स्पेसिफिक वन। एंड तो आपको जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उस पे आपको मेन बॉडी में आपको लिखना है। ठीक है। अच्छा, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग एन एसे इज ब्रेकिंग इट इनटू पैराग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसे जो है ना वो आपको पैरा में ही लिखना है। आप लोग कोई बार डायग्राम, बार ग्राफ, मैप, फ्लो चार्ट कुछ नहीं बनाओगे, सिर्फ पैरा में लिखोगे। पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते हो, सब हेडिंग नहीं दोगे, कुछ भी नहीं, ओनली पैरा वाइज। जो राइटिंग सेक्शन की बुक है उसमें सब में पैरा वाइज है, आप देख लो। आप सिविल्स के जो टॉपर्स है उनके ऐसे देख लो, किसी किसी वेबसाइट में अवेलेबल है, पैरा वाइज है, कहीं डायग्राम नहीं है। जो जो डायग्राम बनाते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं आपको पता है? जो इनका जो मेंस का पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आता है, जो तो जैसे पॉलिटी किसी ने लिया है ऑप्शनल, उसमें आप लोग वो बहुत कम स्पेस, क्वेश्चन लिखा रहता है उसके बाद स्पेस दिया रहता है जिसमें आंसर लिखते हैं, उसमें कम स्पेस दिया रहता है। और हमें अगर ज्यादा बातें करनी है तो फिर हम ग्राफ से, मैप से हम बता सकते हैं, ऐसे में हम लगाते हैं क्वेश्चन आंसर वाले में। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नहीं है। और स्टूडेंट्स को लगता है नहीं ब्यूटीफुल लगेगा। जिसके पास शब्द नहीं है ना वो ही ये सब काम करते हैं, ये मैप बनाना, ये बनाना, ऐसे नहीं। फाइन। पैरा, नो पॉइंट वाइज। मुझे याद है, नितिन क्लास में है, नितिन ने मुझे ऐसे दिया था। एक्चुअली नितिन को एडमिशन लेना था, तो मैंने बोला कि भाई एक ऐसे लिख के दिखा दो मुझे, मैं देखना चाहती हूँ। तो उसने मुझे ऐसे दिया था। ठीक है, लैंग्वेज ठीक थी, लैंग्वेज बुरी नहीं थी, मगर आई स्टिल हैव ऐसे। नितिन था या पता नहीं कौन, एनीवेज। तो पॉइंट वाइज लिखा था और सब हेडिंग दिया हुआ था, तो वो गलत है, पैरा वाइज लिखना है। ठीक है। अच्छा, देयर विल बी 3 और 4 पैराग्राफ। अब मैं देखिए स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ इंट्रो में 50 वर्ड्स, कंक्लूजन में 50 वर्ड्स, इसको एकदम अ, मतलब रिजिड तौर पे मत लो कि 50 वर्ड्स ही होने चाहिए। जो ऐसे का जो स्ट्रक्चर है ना, आंसर का स्ट्रक्चर बहुत वैरी करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूँ 3 और 4 पैराग्राफ्स, आप उसको 5 पैराग्राफ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना। अब जो मेरा जो आंसर्स है राइटिंग सेक्शन की बुक में, उसमें आप लोग देखोगे मैंने 339 वर्ड्स डाले हैं। 340 कभी क्रॉस नहीं किया, 339, 320, 290 ऐसे करके इस रेंज में है। मगर अगर आप लोगों को वर्ड लिमिट एक्सीड करना है तो 310, 320 तक काफी है, उससे ज्यादा एक्सीड मत करना। फाइन। पैराग्राफ पे 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। Constituting the main body when the candidates have to fit in all the relevant content. In the main body, you have to justify the essay question by building a bridge between its key component. याद रखना, रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है की कंपोनेंट्स के बीच में। इन द एब्सेंस ऑफ दिस ब्रिज योर कंटेंट विल लुक डेविएटेड एंड स्कैटर्ड। अगर आपने रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप किया बिटवीन द की कंपोनेंट्स तो आपका कंटेंट है वो डेविएटेड और स्कैटर्ड लगेगा। तो क्या स्टेप्स है वो हम अब देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, ऑन सीइंग द ऐसे क्वेश्चन, जब हम ऐसे क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं
तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज आते हैं, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, एविडेंस, एग्जाम्पल, करंट इशू, डेटा, बहुत सारे। मतलब दो ही काम होगा, या तो आप ब्लैंक हो जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं आता, और या तो इतना इतना मतलब यू विल बी बॉम्बार्डेड विथ ऑल आइडियाज, फैक्ट्स बहुत सारे आएंगे आपके दिमाग में। दोनों सिचुएशन में, चाहे आप ब्लैंक हो जाओ, चाहे आप में बहुत एग्जाम्पल्स, इश्यूज बहुत आए, दोनों सिचुएशन में आप प्लीज ऐसे क्वेश्चन को एक बार डायसेक्ट करो, स्प्लिट करो, उसके की कंपोनेंट्स को समझो, आइडेंटिफाई करो, तब जाके आपका थॉरो एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा ऐसे क्वेश्चन का। और मैंने पहले भी बोल दिया है, ऐसे क्वेश्चन को डायसेक्ट करने के पहले इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना, कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ भी गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्टर्न है उनके साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी किसी की हिंदी लैंग्वेज नहीं होगी, वो अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट चीज। मगर जब आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। दिस अप्रोच विल ऑल्सो सेव यू फ्रॉम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहली चीज है, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखते हो, एक तो कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होता है टोटली अनफेमिलियर, ठीक है, तो फिर हटाओ, उसको हटा ही देना, उस पर अपना 1 मिनट भी, 1 मिनट क्या 1 सेकेंड भी मत देना। फाइन। सेकेंड स्टेप, सपोज आप कोई ऐसे क्वेश्चन को चूज कर लिए कि हाँ आ, कि मुझे इसी पर बात करनी है, तो फिर आपको क्या करना है, उस ऐसे क्वेश्चन को डायसेक्ट करके आपको उसका की कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब फिर अब क्या करना है, रफ पेज आपको मिलता है, आपकी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है जो 45 पेजेस के, उसमें लास्ट में आपको रफ पेज दिखता है जो मैंने पहले बात की हुई है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, 3 और 4 पीसेस ऑफ कंटेंट, जो ऐसे क्वेश्चन है ना उसका, उससे कनेक्टेड जो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रो एंड कंक्लूजन, स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट से कनेक्टेड सिर्फ 3 और 4 पीसेस ऑफ कंटेंट लो। ओके, उससे ज्यादा मत लेना, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत आ रहा हो स्टूडेंट्स, मगर नहीं, सिर्फ 3 और 4 पीसेस ऑफ कंटेंट लेना। जैसे 2020 का ऐसे क्वेश्चन था, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, ये मैंने लास्ट क्लास में ही पूछा था। तो ह्यूमन राइट इज द जनरल कॉम्पोनेंट, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज द स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट। अब इसमें मैंने सिर्फ 3, अब इस एंश्योरिंग सोशल जस्टिस को एड्रेस करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, मैंने सिर्फ 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लिया स्टूडेंट्स। पहला, पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल को सोशल जस्टिस नहीं मिलता है जो कि उनकी ह्यूमन राइट है। स्टेटलेस इंडिविजुअल्स जो रेफ्यूजीज होते हैं, उनको सोशल जस्टिस नहीं मिलता है जो कि उनकी ह्यूमन राइट है। और एलजीबीटी, उनकी उनको सोशल जस्टिस नहीं मिलता जो कि उनकी ह्यूमन राइट है। बस मैंने ये 3 कैटेगरी को लिया है जो हमारा सोसाइटी में है, और मैंने ये तीनों को लेकर इस सोशल जस्टिस जो इनको नहीं मिल रहे हैं, इसको मैंने लिखा है, इसको इलाबोरेट किया। 3 लिया है और 3 पैराग्राफ खत्म। Such method will help you in controlling your tendency to include anything and everything. हमको लगता है कि ये भी लगाओ, ये भी डालो, नहीं। The candidate with such tendency make their essay look like jungle overgrown with words. जिनकी टेंडेंसी उसमें सब कुछ इंक्लूड करें, तो उनका जो कंटेंट है ना जंगल टाइप का ही लगता है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं बस। Likewise, the content must be such as they build the relationship between the different key components. In this regard, the second paragraph after introduction is very crucial as it exposes the essay question completely by explaining. देखिए, ऐसे क्वेश्चन को इंट्रो में डायरेक्ट हिट नहीं करना है, तो कहाँ पे हिट करना है, आइडियली सेकेंड पैराग्राफ में हिट करना चाहिए, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में हिट करना चाहिए आइडियली। मैं बोल रही हूँ, रिजिट मत बनना, जो भी मैं कह रही हूँ आप इंट्रो के लास्ट लाइन में भी कर सकते हो, पैरा के फर्स्ट लाइन में भी कर सकते हो। एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखा था मैंने, उसमें पैरा के लास्ट लाइन में इंट्रोड्यूस किया था पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपोज किया था। तो आपको पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करना है सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था
ऐसा आंसर आया था ऐसे क्वेश्चन का। आई हैव फॉरगॉटन द ऐसे क्वेश्चन, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मगर मुझे अच्छा से याद है कि मैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही थी, ठीक है, दैट वाज इंट्रोडक्शन, आई वाज ओके विद इट। फिर मैं सेकंड पैरा, अरे ऐसे क्वेश्चन जो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट उसको एड्रेस कहाँ किया है, सेकंड पैरा में भी नहीं। आई वाज जस्ट सर्चिंग कि कहीं पे तो एड्रेस किया होगा ना किसी तो लाइन में। थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन था। फिफ्थ पैराग्राफ में उसने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज किया कंक्लूजन में। कैन यू इमेजिन? नहीं मार्क्स मिलेंगे, 0 मिला था उसको। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इंट्रो में मुझे स्पेसिफिक कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। सेकेंड पैराग्राफ में, इंट्रो के बाद वाला जो पैराग्राफ है उसमें मुझे पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करना है। और जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लूंगा, और उसी को मैं पैरा टू पैरा, उसी को मैं एलैबोरेट करके फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा। अब देखो, 3 पीसेस है, पुअर पीपल, स्टेटलेस है, एलजीबीटी। अब मैंने क्या किया, allot one paragraph to each piece of content. Each piece of content represents one idea about the specific component. Elaborate that idea by giving supporting evidence. Every part of expression of ideas should be completed. Got it? तो आपको क्या करना है कि पुअर पीपल लिया, पुअर पीपल के लिए एक पैराग्राफ डिवोट करो, उसके बारे में सब कुछ बता दो। अब उसके बाद फिर पुअर पीपल के बारे में मत आना, बता दो कि उनको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है जो कि उनका ह्यूमन राइट है। गॉट इट? अच्छा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नेक्स्ट थॉट बिफोर एंडिंग द फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स को क्या होता है, अच्छा पुअर पीपल के बारे में लिखते लिखते अचानक दे विल रिमेंबर अबाउट स्टेटलेस इंडिविजुअल्स। चलो उसके बारे में भी यहीं पे इसी पैरा में डाल देते हैं, गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। ऑल्सो डू नॉट जस्ट एसर्ट समथिंग इज ट्रू, प्रूव इट विथ, सिर्फ ऐसे मत बोलो हवा में बातें, मैं फिर से बोल रही, हवा में बातें मत करो। सपोर्ट करो विद फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल, एक्सपर्ट्स टेस्टिमनी। नहीं है तो ठीक है, अगर है तो करो। Above all, you must try to connect your idea with the relevant current issue. कोशिश करो करंट से कनेक्ट करने का। Such substantiation makes your content rich, weighty, and authoritative. But be mindful of the fact not to include too many examples for too many examples. बहुत अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही चीज को सपोर्ट करने के लिए 5-6 एग्जाम्पल दे देते। भाई कितना टाइम है आपके पास एग्जाम में, एक को सपोर्ट करने के लिए, इस पुअर को सपोर्ट करने के लिए एक ही एग्जांपल काफी है। आई विल जस्ट शो दिस ऐसे टू यू, एक एग्जांपल काफी है, 3-4 एग्जांपल दे देते हैं। Follow the same procedure with the other paragraph. The only difference is that you are dealing with a different idea in the following paragraphs. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, there should be continuity between paragraphs. Don't jump from one para to another, है ना? जो शिफ्ट आप ले रहे हो एक आइडिया से दूसरे आइडिया, जो शिफ्ट ले रहे हो ना, उस शिफ्ट में भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फाइन। आपको कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करना चाहिए, जैसे मैंने पुअर पीपल के बारे में पूरा बोल दिया, फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आऊंगी तो मुझे स्टेटलेस इंडिविजुअल्स के बारे में बोलना है, तो मैं ऑल्सो लिख दूंगी, ऑल्सो देयर आर स्टेटलेस इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग द सेम एज पुअर पीपल। खत्म, मैंने कनेक्ट कर दिया। गॉट इट? Anyways, in this way, content in the body paragraph will not look scattered and disjointed. Take a look at the first 2 paragraphs of the essay question. Role of Indian Army. ठीक है, ये द रोल ऑफ इंडियन आर्मी का ये 2 पैराग्राफ मैंने दिखाया है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, फर्स्ट पैराग्राफ में मैं नेशन बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। और नेशन बिल्डिंग तभी होगा जब नेशन सिक्योरिटी होगा। इन इंश्योरिंग, देखो ये जो सिक्योरिटी है ना, इस सिक्योरिटी को ही मैंने सेकेंड पैराग्राफ में एक्सटेंड कर दिया। इन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पीयरहेडेड द एफर्ट टू इंटीग्रेट जूनागढ़ हैदराबाद। ये रोल बता रही हूँ मैंने पूरा रोल अब यहाँ पे बता रही हूँ। मैंने ऐसे क्वेश्चन को भी एक्सपोज कर दिया, 2 पैराग्राफ को कनेक्ट भी कर दिया सिक्योरिटी को ही एक्सटेंड करके। कॉमन वर्ड सिक्योरिटी, 2 पैराग्राफ्स आर जॉइंड बाय द कॉमन वर्ड सिक्योरिटी। अब एक और जो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, इसमें आप देखिए 2 पैराग्राफ्स है। हाँ, our planet, ये इंट्रो है, our planet the earth is home to an incredible diversity of human
diversity of living organism and humans make up just, sorry, our planet, the Earth, is home to an incredible diversity of living organisms, and humans make up just इतना % of Earth's life. तो humans बहुत थोड़े से हैं. As revealed, humans are the most insignificant creatures on this planet, but dangerously the most dominant ones. And their dominance is evident from the fact that humans have consumed most of the resources of Earth. सारा का सारा resources खा गए, leaving almost nothing for other species to survive on. ये इंट्रो मैंने खत्म कर दिया. अब मैं आ रही हूँ सेकेंड पैराग्राफ में. रिजल्टेंटली, क्योंकि ह्यूमन ने दूसरे स्पीशीज के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो इसके लिए क्या हो रहा है, जितने स्पीशीज है जिनका हक है रहने का, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. The new UN ITNA warned that the biodiversity is declining globally at unprecedented rates and will result in the extinction of 1 million out of 8 million species on Earth. This sixth extinction is caused by human who's, ठीक है. अब इन इंडोनेशिया ये सब हो रहा है, तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है कि द अर्थ इज